So what's up everyone, it's your boy Steel Striker and welcome back to another episode of सेकेंड लाइफ रैंकर, जहाँ पे मैं सेकेंड लाइफ रैंकर के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे हम लोग एनेस्थेसिया को देख पाते हैं, जो विक्टोरिया का जो चोटें था ना, उन सब को खुद की मैजिक पावर से हील कर रही थी। वो तो विक्टोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी यहाँ पे फ्रीजिया भी आ जाती है। एनेस्थेसिया भी बहुत ज्यादा सीरियस थी। तभी वहां पे रेबेका आ जाती है एंड विक्टोरिया को पुकारती है। अब ऐसे ही करके सवेरे हो जाता है एंड धीरे धीरे यहाँ पे विक्टोरिया खुद की आंखों को भी खोलती है एंड खुद के मास्टर को पुकारती है। एनेस्थेसिया भी यहाँ पे खुद के स्टूडेंट को लेके थोड़ा सा गुस्सा थी। वो यहाँ पे कहती कि वो बहुत जल्दी यहाँ पे उठ चुकी है। हाँ, तभी विक्टोरिया यहाँ पे एनेस्थेसिया को सॉरी कहती है उसके काम के लिए। एनेस्थेसिया भी कहती उसे ये तो उम्मीद ही नहीं था कि उसका स्टूडेंट एडामेंटियम नोवा के साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को कर लेगी। से अगर वो एडामेंटियम नोवा उसके ओनर से दूर चली जाता है तो वो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा। विक्टोरिया भी यहाँ पे फिर खुद के मास्टर को समझाने लगती है कि अगर वो चीज़ दूसरा कोई हासिल कर लेता है तो ये उनके लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एनेस्थेसिया भी कहती है कि ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लम है। जो सारे चीज़ें विक्टोरिया ने यहाँ पे किया है ना, वो सब सच में उसके मास्टर की प्रॉब्लमेटिक है एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है एंड वो एक बेवकूफ़ है। उसे क्या पता भी है कि ये जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे अंडू करने में कितना टाइम लगेगा। अब एनास्थेसिया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तभी यहाँ पे विक्टोरिया थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। एनास्थेसिया भी यहाँ पे इस सारी चीज़ों को लेके सोचती है। विक्टोरिया भी थोड़ा सा रोने लग जाती है। इसी वजह से एनास्थेसिया को खुद का गुस्सा थोड़े से के लिए भी बट ठंडा करना पड़ता है। एनास्थेसिया थोड़ा सा शांत होते हुए यहाँ पे विक्टोरिया को कहती है कि अगर ये चीज़ करने के बाद उसको थोड़ा सा रहन मिला है तो ठीक है। वो तब भी यहाँ पे चली गई थी जब एनास्थेसिया उसे इतना ज़्यादा रोकने का कोशिश की थी। फिर भी यहाँ पे एनास्थेसिया इतना तो श्योर है कि ये शायद से होना किस्मत में ही लिखा था। अरे विक्टोरिया यहाँ पे खुद के मास्टर को कहती है उसे एक और बार इस चीज़ को करने। तभी एनास्थेसिया गुस्सा हो जाती है एंड उसे रोकते हुए कहती है कि वो और ज़्यादा ये सारे चीज़ों को उसे करने में बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेगी। एंड यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है ना ये सारी चीज़ों को लेके, यहाँ पे विक्टोरिया का इन्वॉल्वमेंट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तभी विक्टोरिया खुद के मास्टर को समझाती है। तभी एनास्थेसिया भी यहाँ पे उसे चुप रह के खुद के स्टेट को देखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे जनवू आ जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे इनफ हो चुका है। वो विक्टोरिया को फिर पुकारता है। अब उसके पीछे आइस किंग भी खड़ा हुआ था। आइस किंग भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान था। अब आइस किंग को देख के यहाँ पे एनास्थेसिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में कहती है कि वो क्या ये कहना चाहता है कि आयरन लायन ने उसे सेंड किया है ये सारे काम को करने के लिए, या फिर ऐसा बात है कि यहाँ पे उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पे वो अब तक आइस किंग को जिंदा क्यों रखा है। जानवू फिर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। आइस किंग के साथ वो एक प्रॉमिस ऑफ कोऑपरेशन को करके है एंड ये चीज़ अभी सिक्योर्ड है उन दोनों के बीच में। आइस किंग भी परेशान होते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो चुका है। एनास्थेसिया भी गुस्से में कहती है कि कोऑपरेशन, हाँ यहाँ पे ये कोऑपरेशन कैसे चलेगा। तभी जनवू यहाँ पे आइस किंग को जो जो चीज़ें हैं उस सब कुछ को एनास्थेसिया को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। आइस किंग भी खुद के गले को साफ करते हुए कहता है कि में जनवू उसे फिर से वो सारे चीज़ों को रिपीट करने के लिए कह रहा है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत हार्श है। फिर आइस किंग आगे की ओर बढ़ते हुए खुद का जो मंकी किंग का फ्रेगमेंट था ना उसे दिखाता है एनास्थेसिया को। एनास्थेसिया भी ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तो ये रूइन बैंग द डिसेंडेंट ऑफ द मंकी किंग है। इवन एनास्थेसिया जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे जिंदा थी वो भी पहली बार देख रही थी इस चीज़ को। पहले पहले तो एनास्थेसिया को ऐसा ही लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्यूलियर चीज़ है। तो मंकी किंग का एक अम्यूजमेंट था टेम्पोररी कामों को करने के लिए। सच में वो तो उम्मीद ही नहीं की थी कि ये चीज़ उसके डिसाइपल के साथ इस तरीके से इंटेंगल्ड हो जाएगा। फ्रीजा भी तब यहाँ पे कहते कि जो चीज़ें यहाँ पे आइस किंग ने कहा है ना वो सब सच ही है। एनास्थेसिया ये सारी चीज़ों को सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि क्या ये जो फुलिश लड़की है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड सॉर्ड के थ्रू यहाँ पे एक हिली गई है। सच में एनास्थेसिया को ब्लड सॉर्ड ने यूज़ किया है उन सारे पीसेस को गैदर करने के लिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक ट्रैप था ना। अब ये चीज़ को सुन के यहाँ पे विक्टोरिया भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। तभी यहाँ पे जनवू कहता है कि शायद से सिचुएशन इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। एनास्थेसिया भी पूछ रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। जानू भी कहता है कि
देखने से ऐसा ही लग रहा है जो सिचुएशन है ना उसमें खान को यूज किया जा रहा है। इवन खान को भी पहले से पता है ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है उसके फ्यूचर के लिए, फिर भी वो आर्गेंड में गया था अकेले, वो भी किसी के हेल्प को सीख किए बिना। सच में खान ही इस तरीके का एक पर्सन है जो ये सारे कामों को करता है। जब से यहाँ पे जनवू को पता चला है कि खान डियोली के साथ अलग हो चुका है, तब से ही लेके जनवू को ऐसा लगता था कि खान उसको कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है। बट एट द एंड खान कभी भी ये सारे बातों को जनवू को कहा ही नहीं था उस टाइम पे। तब जनवू को ऐसा लगा था कि शायद से वो बात खान फ्यूचर वाले टाइम पे जरूर से जनवू को बताएगा, बट ये जो चीज सोचना था ना जनवू का, ये शायद से उसके एंड से ही गलत था। एंड अगर थोड़ा सा पास्ट का सीन देखा जाए तो जनवू भी उस टाइम पे चुप था, कोई भी चीज कहे बिना ही, वो भी ये सारी चीजों को लेके उतना ज्यादा खान को पूछा भी नहीं था। शायद से यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे खान को जो चीज को लेके सबसे ज्यादा हेल्प है ना वो इसीलिए है बिकॉज खान खुद का ब्रदर डियोल को यहाँ पे बचाना चाहता है। हाँ, तभी यहाँ पे जनवू एनास्टेसिया को कहता है कि शायद से खान कोई और पर्सन के थ्रू यूज किया गया है। तभी गॉडेस एथेना यहाँ पे एक सैड आई को लेके जनवू के तरफ देखती है। जनवू भी ये सारे चीजों को देख के सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि इस तरीके से उन सब को जनवू को लेके पीटी तो नहीं दिखाना चाहिए। एनास्टेसिया फिर जनवू को पूछ दी क्या उसके पास कोई भी प्रूफ है। जनवू भी कहता है कि नहीं उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। एनास्टेसिया भी फिर कहती है कि तो फिर ये सारे बातों को लेके वो कैसे बिलीव करेगा। जनवू भी कहता है कि यहाँ पे मैटर नहीं करता एनास्टेसिया उसके बातों को लेकर बिलीव करेगा या नहीं, यहाँ पे जो पर्सन को जनवू परस्यूट करना चाहता है वो विक्टोरिया है। तभी वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड विक्टोरिया के पास आ जाता है। वो फिर कहता है कि यहाँ पे ये सारी सिचुएशन को लेके विक्टोरिया का क्या सोच है। विक्टोरिया भी कहती है कि हाँ खान ने इससे पहले उसे कोई भी डिटेल्ड वे पे ये सारी चीज़ों को नहीं कहा था, बट शायद से जो सिचुएशन है ना वो सब कुछ को देख के ऐसा ही लग रहा है जनवू का जो सोच है वही सच है। विक्टोरिया भी सोचती है कि हाँ उसे पता है खान एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों के लिए खुद के लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, जिसको खान केयर करता है खुद के दिल से। वो फिर कहता है कि ये देखने से ऐसा ही लग रहा है जो लोग खान को यहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं ना वो शायद से डेविल आर्मी के हैं। यहाँ पे अगर वो खान को हेल्प करना चाहता है तो उसे शायद से डेविल आर्मी के साथ फाइट करना पड़ेगा एंड वहाँ पे बहुत सारे रैंकर्स के साथ भी उसे फाइट करना पड़ सकता है। विक्टोरिया फिर यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये तो सच बात है, केन यानी कि जनवू तो उस सारी चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकता ना। जानवू भी फिर कहता है कि हाँ इसी वजह से वो विक्टोरिया को यही कह रहा है कि उसे यहीं पे रहना चाहिए अभी के लिए। फ्रेजिया भी यहाँ पे दूसरे तरफ फिर देखने लगती है एंड हम लोग समझ पाते हैं कि जनवू एंड आइस किंग दोनों ही यहाँ से चले गए थे। तभी एनास्टेसिया विक्टोरिया के तरफ देख रही थी। विक्टोरिया सोचती है कि अगर इस तरीके से एनास्टेसिया सोचती है कि अगर विक्टोरिया इस तरीके से खुद के इंजर्ड बॉडी को लेके बाहर जाती है तो यहाँ पे विक्टोरिया खुद के लाइफ को ही और ज्यादा डेंजर पे लेके आएगी। विक्टोरिया भी सोचती है कि हाँ यहाँ पे उसे भी पता है वो अगर इस हालत में बाहर जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनवू के लिए एक बर्डन ही होगा। ऐसे यही जनवू यानी कि केन का वे है कॉन्सिडरेट रहने का। ऐसे केन यानी कि जनवू ये कहना चाहता है कि इस रास्ते से वो यहाँ पे खुद का जो लिंगरिंग अटैचमेंट है ना उसे वो गिव अप कर सकता है। यहाँ पे जनवू ये पूरे के पूरे सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर सकता है, और यहाँ पे वो इस तरीके से हेल्पलेस रह के यहीं पे स्टे नहीं करना चाहती है। तभी वो मास्टर को कुछ कहने जाती है। एनास्टेसिया भी फिर विक्टोरिया की तरफ देखती है एंड थोड़ा बहुत सोचती है एंड फाइनली ये चीज़ को देख के यहाँ पे विक्टोरिया भी खुद के मास्टर के इंटेंशन एंड ऑर्डर को समझ जाती है एंड विक्टोरिया खुद के मास्टर को थैंक यू कह के वहाँ से भागने लगती है एंड बाहर चली जाती है। एनास्टेसिया भी सोचती है कि क्या ये कामों को करके विक्टोरिया यहाँ पे ठीक रहेगी इसके बाद। फ्रीजा भी तभी यहाँ पे एनास्टेसिया को पूछ लेती है कि यही वो लड़की है ना वो फर्स्ट चाइल्ड जिसको एनास्टेसिया ने पहली बार एफेक्शन की तरह देखा था। एनास्टेसिया भी यहाँ पे फ्रीजा को कहती है कि ये लड़की को खुद के अफेयर्स को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। कितने देर तक यहाँ पे एनास्टेसिया इस लड़की के प्रॉब्लम्स को क्लीन अप करती रहेगी। फ्रीजा भी कहती है सच में एनास्टेसिया भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एनास्टेसिया भी कहती है कि यहाँ पे वो भी जानना चाहती है ये सारे फुलिशनेस को वो किस तरीके से टेक करेगी। अभी उसे
विक्टोरिया को तभी रोक देना चाहिए था जब उसने ऐसा कहा था कि वो एक साधु की तरह एक्ट करेगा। बट शायद से ऐसा सीन ही नहीं है। कोई भी मास्टर ट्रूली खुद के डिसाइपल को तो कभी डिफीट नहीं कर सकता। तभी विक्टोरिया बाहर की ओर जाने लगती है। एनास्टेसिया भी ये सारी चीज़ों को सोचती है एंड कहती है कि इस वर्ल्ड पे एक वोमन जो अफेक्शन के थ्रू ब्लाइंडेड किया गया है वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ है। अब जानवो एंड आइस किंग तो यहाँ पे खुद के फ्लाइंग पावर्स को यूज़ करते हुए डायरेक्टली उस वाले एरिया से चलने लगते हैं। वो यहाँ पे बहुत तेजी से ही चल रहे थे। तभी जानवू को एक मैसेज आता है। फिर से एथेना यहाँ पे सोलफुल आई के साथ जानवू के तरफ देख रही थी। अब ये चीज को देख के जानवू भी थोड़ा सा यहाँ पे सोचती है एंड कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। तभी आइस किंग यहाँ पे घबरा जाता है एंड जानवू को कहता है कि क्या क्या इरिटेटिंग है, क्या उसने कुछ ऐसा किया है जिससे जानवू यहाँ पे ऑफेंड है। जानवू भी फिर सोचता है एंड कहता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब वो ये सारे बातों को तो सबको रिवील नहीं कर सकता था ना यहाँ पे। अनु सोचता है कि कितने टाइम तक एथेना यहाँ पे उसको ऊपर इस तरीके से नजर रखेगी, यही जनवू देखना चाहता है। जनवू सोचता है कि यहाँ पे एथेना तब से जनवू के ऊपर नजर रखी हुई है जब से उसने डियोली को मेंशन किया है। इवन जो ये पीटी है ना, ये भी बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट हुए महसूस हो रहा है बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा दूर तक चला गया है अभी। बट क्या यहाँ पे जानवू इन सारी चीजों को लेके कुछ कर नहीं सकता है? यहाँ पे क्या एथेना इस तरीके से जानवू को परेशान करती रहेगी? तभी यहाँ पे कोई जानवू को पुकारती है कीन कह के। अब ये और कोई नहीं, विक्टोरिया थी जो भागते हुए वहां तक आ चुकी थी। जानवू भी विक्टोरिया को देख के कहती कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने तो कहा था ना वहीं पे उसे वेट करने के लिए। विक्टोरिया भी कहती है कि वो जानवू के साथ वहां पे जाना चाहती है। जानवू भी कहता है कि वो तो अभी बेयरली खुद को होल्ड कर पाया है ना उन सारे आर्टिफैक्ट्स की वजह से। यहाँ पे विक्टोरिया का बॉडी इतने ज्यादा लार्ज स्केल ऑफ बैटल को हैंडल नहीं कर सकता है। विक्टोरिया भी सीरियस होते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा कर सकता है एंड वो ऐसा ही करेगी। विक्टोरिया ये भी कह देती है कि अगर वो इस तरीके से होल्ड ऑन नहीं कर पाती है तो वो खुद के ही टर्न पे यहाँ पे मरना पसंद करेगी। वो प्रॉमिस कर रही है कि वो केन यानी कि जानवू के रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जानवू भी ये सारे चीज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड कहती है कि ठीक है, वो खुद को यहाँ पे सूट कर सकती है। अब ये सारे चीज़ों को सुन के विक्टोरिया भी खुश हो जाती है एंड जानवू को थैंक्स कहती है। 20th फ्लोर पे यहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स को यहाँ पे जानवू पार कर रहा था। जानवू भी यहाँ पे आइस किंग एंड विक्टोरिया के साथ उड़ते हुए कहीं पे जा रहा था। आइस किंग तभी जानवू को पूछ लेता है कि उसका प्लान अभी क्या है। जानवू भी थोड़ा बहुत सोचता है एंड यहाँ पे वो खुद के पावर्स को यूज करते हैं कोई एक चीज को महसूस कर पाता है। वो सोचता है कि जैसा उसने सोचा था बाकी जितने सारे लोग हैं ना वो लोग उसे फॉलो तो यहाँ पे कर रहे हैं। वो फिर यहाँ पे खुद के टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए उन सब को बातें करने लगता है। वो यहाँ पे कहता है कि वो खुद के प्लान को अभी उन्हें बता रहा है। आइस किंग भी केन को पुकारता है। तभी जानवू कहता है कि उसने पूरे के पूरे एरिया को ऑलरेडी सर्च कर चुका है। अब यहाँ पे उसका फ्यूनिक्स बर्ड भी आ जाता है। नाइकी नाइकी कहती है कि उसने ऑलरेडी पूरे एरिया को सर्च कर लिया है बट उसे खान कहीं पे नहीं मिला। जानवू भी नाइकी को कहते हैं कि उसने बढ़िया काम किया है। जानवू भी सोचता है कि जैसा उन सबको पता चल ही चुका है, खान ऑलरेडी खुद के ट्रिक्स के हेल्प से इस स्टेज के अंदर पूरी तरीके से हिडन है। अगर एक साधु डेलिबरेटली ये सारे ग्रिड से खुद को पूरी तरीके से कट ऑफ कर लेता है तो उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है जिससे वो उस साधु के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे ट्रैक डाउन कर पाए। उसके भी ऊपर से उसे ये भी पता है कि बहुत सारे परसुइंग हंटर्स यहाँ पे खान के लिए इस इंटा स्टेज में फैले हुए हैं। उसके भी ऊपर से उनके ऊपर डेविल आर्मी का जो सर्वेलेंस है ना वो चल रहा है। ये बिल्कुल भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है खान के लिए कोई भी मूव चलने का। इसी वजह से जानवू यहाँ पे एक सीन को कॉज करना चाहता है। विक्टोरिया भी हैरान होते हुए कहती है कि सीन, ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही हुआ तो उनके जो एनिमीज रहेंगे ना तो वो सब के सब तो अभी उनको फॉलो करने लगेंगे। क्या यहाँ पे जानवू उन सब के अटेंशन को उनके ऊपर ले आके खान को उनका जो कोऑर्डिनेट्स है वो ब्रॉडकास्ट करना चाहता है? तो फिर यहाँ पे वो ये काम यानी कि उन सब के अटेंशन को कैसे कैच करेगा? तभी जानवू भी एक चीज को बाहर निकाल लाता है, वो था उसका सॉर्ड। एंड वो कहता है कि वो इस तरीके से खुद के अटेंशन को बाहर निकालेगा। वो फिर पीछे की ओर हटता है, खुद के विंग्स को बाहर निकाल लाता है एंड एक फाइट के लिए रेडी हो जाता है।
यहाँ पे वो खुद के शॉट से एक जोरदार फायर स्लैश को जमीन के ऊपर देता है, जिस वजह से जो पूरा का पूरा जमीन था ना वही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पे बड़ा बड़ा धमाका होता है एंड जितने सारे लोग नीचे खड़े हुए थे वो सब के सब तो दर्द के मारे चीखने लगते हैं। विक्टोरिया एंड बाकी सब ये सब कुछ को देख रहे थे। नीचे खड़े हुए लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों को उनका पोजीशन कैसे पता चला, वो सब के ऑलरेडी अटैक के अंदर आ चुके हैं। आइस किंग भी कहती है कि यहाँ पे वो और कुछ कहना नहीं चाहता, बट सच में वार्डर तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी यहाँ पे आइस किंग थोड़ा सा उसके गले को साफ करते हुए वार्डर को एक चीज पूछ लेता है। वो भी यहाँ पे एक मर्सनरी है ना, उसके भी ऊपर से एक बिट्रेल का जो हिस्ट्री रहा है वो हमेशा ही फेटल हुआ है उसके लाइन ऑफ वर्क में, एंड उसने ऑलरेडी उसके पार्ट ऑफ वर्क को तो कर ही दिया है, तो उसे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए ना। जानवू भी फिर कहता है कि आइदर वो यहाँ पे मर्सनरी को चूज कर सकता है या फिर जानवू को उसे जल्दी से जल्दी एक साइड को पिक कर लेना चाहिए। अब ये चीज को देख के यहाँ पे आइस किंग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए जानवू के पास आ जाता है और उसे कहता है कि उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे वो सारी चीजों को करने के लिए रेडी है। विक्टोरिया भी सोची तो फिर आइस किंग भी उन सबके लिए पूछो पड़ी है। हाँ, अभी नीचे की ओर जितने सारे लोग थे उन सब के ऊपर जानवू फिर से अटैक करता है। वो सब लोग यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे तो वार्डर आ चुका है तो उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। बाकी जितने सारे मर्सनरीज थे वो सब के सब दर्द के मारे यहाँ पे भागने का कोशिश कर रहे थे, बट तभी यहाँ पे उनके सामने से भी बहुत सारे आइस अटैक भी आ रहे थे, जिसे देखिए बाकी सारे लोग भी हैरान थे। वहाँ पे बड़ा बड़ा आइस बाहर आके उनके रास्ते को ही वहाँ पे रोक देता है। जो पर्सन सामने की ओर था वो खुद के सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि इन सब का मतलब क्या है, लॉर्ड आइस किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड वो उनके अगेंस्ट में क्यों फाइट कर रहे हैं। आइस किंग भी यहाँ पे ये सब कुछ को लेके थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर वो खुद के हाथ से क्लैप करता है, जिस वजह से वहां पे बहुत सारे आइस स्ट्राइक्स एक साथ आके इतने सारे मर्सनरीज था उन सब को मार डालता है। वो खुद का नॉर्थ सी आइस वेव को यूज करता है उन सारे के सारे मर्सनरीज को मारने के लिए। वो सारे मर्सनरीज दर्द के मारे कहते हैं कि आइस किंग ऐसा उनके साथ कैसे कर सकता है। आइस किंग भी यहाँ पे उन सबको सॉरी कहता है, इवन दो वो एक टाइम पे सेम पॉट को शेयर किए हैं बट अभी वो बहुत दूर तक आ चुका है, तो वो सारे चीज़ों को ऑनर करने का अभी कोई भी रास्ता आइस किंग के पास नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी है। तभी जानवू भी यहाँ पे खुद के स्ट्राइक्स को डायरेक्टली देके उन बाकी सारे मर्सनरीज को वहाँ पे मारने लगता है। जो फायर फ्लेम्स था वो एक ही झटके में उन सारे मर्सनरीज को एक झटके में मारता है। जानवू भी सोचता है कि इवन दो ये सारे मर्सनरीज एक दूसरे को अलायंस के हिसाब से पुकार रहे हैं अभी, बट फिर भी इन सबके अंदर तो बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है। ऐसे इसी वजह से वो लोग इतना सा डीप इनसाइड में पुश कर पाए हैं और उनका जो मेन बेस है ना वो भी थोड़े ही आगे बढ़ के उनको मिलेगा। जानवू फिर यहाँ पे देख पाता है कि जो मर्सनरीज का मेन बेस था वहां तक जानवू फ्लाई करते हुए पहुंच गया था। ये वही फ्लैग था जिसको जानवू ने पहले देखा था, जो फ्लैग के मेंबर्स ने डायरेक्टली आके विक्टोरिया के ऊपर अटैक किए थे। अब ये फ्लैग को देख के यहाँ पे जानवू भी हंसने लगता है। वो कहते कि वो तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका था। यहाँ पे एक फादर खुद के बेटे को भी ढूंढने के लिए आया है, तो फिर वही क्या जानवू को पहले यहाँ पे चैलेंज करेगा। फिर वो डायरेक्टली उस मर्सिनरी कैंप की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है एंड कहता है कि आयरन लायन के साथ ही क्या जानवू खुद का फर्स्ट मेन बैटल को लड़ेगा यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे जानवू ने खुद के अटैक्स को उस कैंप के ऊपर भी स्टार्ट कर दिया था। वो सारे लोग यहाँ पे खुद के लीडर को पुकारने लगते हैं, कहते हैं कि उनके ऊपर एम्बुश हो चुका है। वो जितने सारे आयरन लैंड मर्सिनरी के मेंबर्स थे वो सब के सब बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं एंड आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जानवू तो उनके सामने वहीं पे उड़ रहा था। अब यहाँ पे एक पर्सन जो आयरन लैंड कॉर्प्स का सेकेंड इन कमांड था वो आ जाता है। इस पर्सन का नाम था जोनाथन। जोनाथन यहाँ पे गुस्से में कहता है कि ये यहाँ पे अभी आ चुका है, इसका नाम वार्डर है ना, जो टोरकास का स्वॉर्न एनिमी है। अभी यहाँ पे जोनाथन जानवू को कहता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ कि बाकी दूसरे सारे जगह को छोड़ के वो खुद के फेस को यहाँ पे दिखाया है। इतने सारे मर्सनरीज थे वो तो यहाँ पे रेडी थे। तभी जानवू यहाँ पे कहता है कि वो उन सबसे सिर्फ एक ही सवाल को पूछना चाहता है। अब जोनाथन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जानवू फिर कहता है कि ये जो आयरन लैंड कॉर्प्स है ना वो खान को किस नजरिए से देखते हैं। जानवू सोचता है कि ट्यूटोरियल स्टेज में जब जानवू ने खान के साथ वो सारे लेवल्स को पार किया था उस टाइम पे भी खान ने कभी भी खुद के फादर
जो एक रैंकर है उसके बारे में एक शब्द तक मेंशन नहीं किया था। खान तो इस तरीके से बात करता था जैसे उसका फादर उसके लिए कोई भी वर्थ नहीं रखता है। ऐसे ये इसीलिए बिकॉज खान बिल्कुल भी खुद के फादर को पसंद नहीं करता। मीनवाइल उसका वही फादर यहाँ पे इस जगह पे आ चुका है। यहाँ पे उसका अभी बेटा है एंड वो भी खुद के इतने बड़े मर्सनरी ग्रुप को लेके आया है। क्या ये उसके बेटे को ओवर पावर करने के लिए है या फिर उसे फोर्सफुली ड्रैग बैक करने के लिए है? जोनाथन फिर कहता है कि वो इन सारे चीजों को लेके इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों है। जानवू भी फिर कहता है वो इसीलिए बिकॉज वो खान का एक फ्रेंड है। जानवू भी सोचता है कि हाँ, यहाँ पे उसके फ्रेंड के हिसाब से उसे ये सारी चीजों का आंसर तो पता करना ही पड़ेगा। उसे ये समझना पड़ेगा कि ये आयरन लायन कैप्स उसके बेटे यानी कि खान को किस नजरिए से देखते हैं। इसके बाद आयरन लायन खुद के बेटे को किस तरीके से ट्रीट करेगा। तभी यहाँ पे जोनाथन कहता है कि वो यहाँ पे ये सुनना ही चाहता था कि किस तरीके का नॉनसेंस बात है यहाँ पे वार्डर उनके सामने कहेगा। उसने अभी अभी क्या कहा, वो एक फ्रेंड है। हाँ, उसे पता है ना कि खान असलियत पे द सन ऑफ द आयरन लायन है। सच में उन जैसे पैक ऑफ मट्स के साथ खान खुद को उन सब के साथ फ्रेंडशिप करके एक फोली काम तो किया ही है। स्टिल एक लायन लायन ही होता है। वो कैसे उन सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेगा, इस शायद से उसका एक मिस्टेक है। वो लोग ये मेक श्योर करेंगे कि वो इन सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करे। तभी जोनाथन खुद के डुअल शॉट टेक्निक को लेके यहाँ पे जानवू के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो भी हंसते हुए सोचता है कि अच्छा ये बात है, एट द एंड ऑफ द डे वो सब के सब तो यहाँ पे खान को प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं ना, तो ठीक है। अभी जोनाथन कहता है कि उसने क्या कहा, उसने अभी अभी क्या कहा है। तभी जानवू इतने ज़्यादा स्पीड से जोनाथन के पास आता है एंड उसके ऊपर स्ट्राइक देता है कि जोनाथन भी यहाँ पे समझ नहीं पाता। अब वो डायरेक्टली स्ट्राइक देके जोनाथन का जो राइट हैंड था ना उसे वहीं पे काट देता है। जोनाथन भी डांट के मारे चीखता है। अब यहाँ पे जानवू सोचता है कि इवन तो ये सब के सब खान के साइड में है, अभी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जानवू के रास्ते पे ही आएंगे। तभी वो खुद के पावर्स को यूज करते हुए वहां पे भी बड़ा बड़ा धमाका करता है और उन सारे के सारे मर्सनरीज को यहाँ पे मारने लगता है। यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे ये जो फाइटिंग फोर्स है ना इसे ट्रिम डाउन करना ही उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे जो आयरन लायन कैंप था ना वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे कोई एक पर्सन को आते हुए देख पाते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन कहता है कि जो 5 डिविजन डिप्लॉय किया गया था उनके अंदर 2 डिवीजन को तो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट कर दिया गया है। एक डिवीजन का हाफ डिस्ट्रॉयड है एंड जो रिमेनिंग 2 था उनके अंदर भी फुल ऑफ कैजुअलिटीज था। सच में ये तो उनके लिए कंप्लीट डिजास्टर है। अब ये पर्सन और कोई नहीं, द लीडर ऑफ द आयरन लायन खुद थे, यानी कि खान के फादर। जोनाथन यहाँ पे खुद के लीडर को आते हुए देखते हैं एंड कहते हैं कि ये सब कुछ उसका ही फेलियर है, तो यहाँ पे कमांडर उसे मार सकते हैं। आयरन लायन भी यहाँ पे फिर सोचते हैं एंड फिर वो खुद के सेकेंड इन कमांड के हाथ को देखते हैं। उसका जो राइट हैंड था ना वो वहीं पे कटा हुआ था। अब ये चीज को देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड जोनाथन के पास आ जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि सच में क्या यहाँ पे वो खुद के वन एंड ओनली फ्रेंड को भी इस तरीके से खो देगा? वही तो उसका फाइनल सबॉर्डिनेट है ना, तो उसे यहाँ पे इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए, खुद के हेड को राइज करना चाहिए। जोनाथन फिर खुद के कमांडर को कहते हैं कि बट यहाँ पे ये पूरा सिचुएशन तो उसका गलती था। बट आयरन लायन जोनाथन को रोकते हुए कहते हैं कि सच में ऑर्डर ने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही इंटरफेयर करने का हिम्मत नहीं किया है, उसके साथ साथ वो उसके लोगों के ऊपर अटैक करने का भी हिम्मत किया है। अभी जोनाथन यहाँ पे के लीडर की तरफ हैरानी से देखते हैं। आयरन लायन फिर जोनाथन को कहता है बाकी जितने सारे अलाइड फ्रंट के लीडर्स हैं उन सब को गैदर करने के लिए अभी के अभी। यहाँ पे जोनाथन उन सब को ये कह दे कि आयरन लायन उन सब के ऑडियंस को यहाँ पे डिमांड किया है। वो फिर गुस्से में ये भी कहता है कि अगर उनके अंदर कोई लुक्सम रिस्पॉन्स देने का हिम्मत किया उसके समनिंग ऑर्डर के ऊपर, तो यहाँ पे आयरन लायन खुद आके उन सब को रिपैपार्ट करके रहेगा। अब यहाँ पे हमें आयरन लायन कॉर्प्स का जो हेडक्वार्टर था वो दिखाई देता है। वहां पे बाकी जितने सारे ग्रुप के लीडर्स थे ना वो आ चुके थे। उन सब के सामने आयरन लायन इवन खुद बैठे हुए थे। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस थे। तभी फेसलेस ग्रुप का लीडर डेड मार्क्स आर्क वहां पे खड़ा हुआ रहता है। डॉक्टर डूम जो
नेक्रोपोलिस ग्रुप के लीडर थे वो भी बैठे हुए थे। इस रैंक मर्सनरी थाउजेंड्स और डॉक्टर भी आ चुके थे। एंड यहाँ पे ऐसे ही करके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मर्सनरी ग्रुप के लीडर्स इवान के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पे आ चुके थे, जो जो चीज़ें था उन सबको डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे पहले तो एक साइलेंस रहता है, तभी फेसलेस क्लैन का जो लीडर थे वो इवान को कहता है कि वो यहाँ पे बैठे बैठे इतना ज़्यादा हाई एंड माइटी क्यों दिखाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बाकी सब तो ऑलरेडी बैठ चुका है ना, अब तो इवान को खुद के बातों को करना चाहिए। इवान भी फिर खुद के एक डरावने पावर को यूज करते खुद का जो मेंटल प्रेशर एंड किलिंग इंटेंट था वो सब कुछ को रिलीज करता है। बाकी जितने सारे लीडर्स थे वो भी इस चीज़ों को महसूस करके घबरा जाते हैं। जो डेड कॉप्स का लीडर था वो यहाँ पे आयरन लायन को पूछ लेता है कि इन सब का मतलब क्या है, वो यहाँ पे ये क्यों कर रहा है। अब आयरन लायन इवान तो गुस्से में कहता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस तरीके का वो तो उसे पूछना चाहिए ना। वो तभी फेसलेस को पूछ लेता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ वॉर्डर के पीछे ट्रेल बिहाइंड किया था, तो उसका जो एलाइड फोर्सेस था उन सबको मरने के लिए छोड़ दिया था। डॉक्टर डूम थे वो इमीडिएटली यहाँ से चले गए थे उसके मेजेस को लेके। एंड उसे तो ये भी सुनाई दिया जो नॉक्चर था वो तो पीछे खड़े रह के ये सब कुछ को देख रहा था एंड कुछ भी किए भी ना। वो सब यहाँ पे इस अलायंस के पावर और इसके हिसाब से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उन्होंने खुद के पावर को लेके यहाँ पे क्या ही किया है। यहाँ पे तो वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ खुद के ओन क्यूरियोसिटी को लेके ही चेस कर रहे हैं। एंड बाकी जितने सारे लीडर्स है वो भी डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो सबके सब वॉर्डर को लेके ही इंटरेस्टेड है और उसकी इमोर्टल मिस्टिसिज्म्स को लेके। वो सिर्फ और सिर्फ खान के अराबाउट्स को ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पे तो वो लोग बिल्कुल भी एक अलायंस की तरह काम ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या अलायंस भी हैं क्या? वो लोग उन सब के ये जो आर्मी है उसे ऐसे करके रिड्यूस करने लगे जिससे वो लोग इजी प्रे बन जाए। सच में क्या यही एक अलायंस है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक अलायंस का नाम है? आज से लेके ये जो अलायंस के मेंबर्स है ना उन सब का जो इंडिपेंडेंट एक्शंस रहेगा वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहेगा। यहाँ पे आयरन लायन यानी कि इवान का जितने सारे बातें था वो अगर किसी को पसंद नहीं आया है तो वो एडवांस इस जगह को लीव कर सकता है। यहाँ पे अगर इवान के साइड को कोई भी क्रॉस करेगा इसके बाद तो उन सब के लिए ये बुरा होगा। नॉक्चर जो मर्सनरी था वो भी यहाँ पे सोचता है कि क्या आयरन लायन उन सब को मारने का प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे तो इवान बेसिकली यही डिक्लेयर करना चाहता है ये सारे बातों को करके कि वो ये जो अलायंस है वो खुद के दम पे यहाँ पे इन सब को स्वॉलो अप कर लेगा। फेसलेस भी तभी उठ खड़ा होता है एंड कहता है कि यहाँ पे वो दोनों 5 सुपरनोवास के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं रहता तो ठीक है, ये सब कुछ यहीं पे सेटल हो चुका है ना। तभी एक सबॉर्डिनेट इस मीटिंग में आ जाता है एंड एक अर्जेंट रिपोर्ट को देता है। वो थक्के मारे कहता है कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे देना है। आयरन लायन इवान भी खुद के सीट से उठ खड़ा होता है एंड उसे कहता है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है। तभी वो सबॉर्डिनेट कहता है जो यंग मास्टर है ना यानी कि ब्लड सॉर्ड खान, उनका जो लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इवान भी ये सारे बातों को सुनता है वहीं पे खड़े रह के। सो आज के इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून एंड द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।